मित्रों नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, कुशल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सर्दियों का आनंद उठा रहे होंगे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे होंगे। सर्दी का मौसम स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है क्योंकि सर्दियों में थकान कम होती है, तो व्यायाम अधिक मात्रा में किया जा सकता है। पिछले दिनों हम सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड का विवेचन कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे लगा कि विषय भारी और उबाऊ होता जा रहा है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि विषयांतर किया जाए। जैसे स्कूल में रूटीन बनाई जाती है, गणित के बाद हिंदी, हिंदी के बाद अंग्रेजी, ताकि विद्यार्थी उबे नहीं पढ़ाई से। उसी तरह से हमने निर्णय लिया है कि सामान्य अध्ययन के अध्ययन को तत्काल विराम दिया जाए और हिंदी व्याकरण का अध्ययन किया जाए, का विश्लेषण किया जाए, हिंदी व्याकरण के बारे में आपको जानकारियां दी जाए। वैसे भी 12 एपिसोड हो चुके हैं भारतीय इतिहास के, तो हिंदी व्याकरण के भी 12 एपिसोड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि पुनः इतिहास पर वापस आया जाए या फिर से दूसरे विषय का चुनाव किया जाए। तो जैसा कि हिंदी भाषा के बारे में आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे स्थान पर। सबसे ज़्यादा मंडारिन बोली जाती है, चाइनीज़, और दूसरे स्थान पर हिंदी ही है, जो 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में हिंदी को बोलते हैं। भारत में तो हिंदी बोली ही जाती है, खासकर मध्य और उत्तर भारत में। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी, वेस्ट इंडीज जैसे कुछ दूसरे देशों में भी हिंदी बोली जाती है, जहाँ पर अंग्रेजों ने भारत से ले जाकर हिंदी भाषियों को बसाया, आज से लगभग 150-200 साल पहले। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है। इससे अगर हम संस्कृत की पुत्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संस्कृत अगर जननी है तो हिंदी उसकी पुत्री है। इसलिए हिंदी का जो व्याकरण है काफ़ी हद तक संस्कृत के व्याकरण से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ अंतर भी है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, वहीं हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में नपुंसकलिंग भी होता है। हिंदी में जो नपुंसकलिंग है उसको भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समाहित कर दिया गया है। अगर हम किसी भी भाषा के विकास को की यात्रा को देखें तो हम पाएंगे कि भाषा से पहले प्रतीकों का प्रचलन हुआ।
इशारों इशारों में बात की जाती थी। उस समय मनुष्य में स्वर तंत्र का विकास नहीं हुआ था। कंठ में जो स्वर यंत्र होता है, वोकल कॉर्ड उसे बोलते हैं, जब तक उसका विकास नहीं हुआ था तब तक मानव इशारों इशारों में बात करता था। आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें स्वर यंत्र का विकास नहीं हुआ होता है, तो वह सिर्फ चिल्ला सकता है, बोल नहीं सकता। इसी तरह अगर बंदर को देखें, जो मानव का सबसे निकटवर्ती पशु है, निकटवर्ती प्राणी है, तो बंदरों में वोकल कॉर्ड नहीं होता। बंदर सिर्फ खांस सकता है, खोंक सकता है, फूं 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 करके बोलता है, शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड नहीं होता है। बच्चों में जो वोकल कॉर्ड होता है और जो श्वास की नली होती है, दोनों एक जगह पे होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ महीने का जब होने लगता है, तो दोनों अलग अलग होने लगते हैं। फिर बच्चा बोलने लगता है। तो शुरू में प्रतीक चिन्हों के बाद जब मानव बोलने लगा तो ध्वनियां आई, जैसे अ आ ई क ख ग घ, ये सब ध्वनियां हैं। फिर ध्वनियों को लिपिबद्ध करने का प्रयास होने लगा। मैंने बताया कि जब मनुष्य बोलता नहीं था, उस समय संकेतों में बात करता था, वो प्रतीकों में बात करता था। आज भी सड़क पर जब हम गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट हो जाती है तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह जब कोई रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वहां पे प्रतीक चिन्ह दिया जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। कोई स्कूल, अस्पताल सड़क किनारे होता है, तब प्रतीक चिन्ह देख के हम समझ जाते हैं कि आगे कोई स्कूल है, अस्पताल है, या घनी बस्ती है, या तीखा मोड़ है। तो ठीक उसी तरह से आरंभ में चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो अभी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। बाद में ब्राह्मी लिपि आई, जिसमें सम्राट अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेख मिलते हैं हमें। और ब्राह्मी लिपि के बाद देवनागरी लिपि आई, जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा को लिखने के लिए करते हैं वर्तमान में। और देवनागरी लिपि न सिर्फ हिंदी लिखी जाती है, बल्कि गुजराती और नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसी प्रकार बांग्ला की अलग लिपि है, मराठी भाषा भी काफी हद तक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ अलग वर्ण है उसमें, लेकिन लगभग वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तमिल की अपनी लिपि है, अलग लिपि है। तेलुगु मलयालम की अलग लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, अलग लिपि है उसकी। अधिकतर जो भाषाएं हैं दुनिया में,
उनकी लिपियों का अगर आप गहराई से अध्ययन करें, विवेचना करें उसकी, तो आप पाएंगे कि अधिकतर भाषाएं बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती हैं। कुछ भाषाएं दाहिनी से बाईं तरफ लिखी जाती है। जैसे उर्दू फारसी है, फारसी लिपि और अरबी लिपि, उर्दू की लिपि अरबी है, तो ये दोनों जो भाषा हैं अरबी और फारसी है, दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जो भी यूरोपियन भाषाएं हैं ये हिंदी की तरह ही बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती हैं। और सबसे रोचक बात तो यह है कि जो जापानी और चाइनीज भाषा की लिपि है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। हिंदी या संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। और सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी है ब्यूटी पुट, ब्यूटी बट, या साइकोलॉजी लिखते हैं हम तो PSY होता है, लेकिन पी का उच्चारण नहीं करते। आवर लिखते हैं तो HOUR, लेकिन एच का उच्चारण नहीं करते उसमें, कहते हैं कि साइलेंट है। काहे का साइलेंट है भाई, क्या जरूरत है साइलेंट करने की, बोलने दो उसे भी। तो हिंदी में जो लिखा जाता है उसी तरह बोला जाता है, और जिस तरह बोला जाता है उसी तरह लिखा जाता है। इसमें साइलेंट वगैरह नहीं होता, या PUT पुट और BUT बट का झंझट नहीं होता। हमेशा PUT पुट अगर है हिंदी में तो BUT भी बुट ही होगा, BUT बट नहीं होगा। तो हिंदी काफी वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें बावन वर्ण शामिल किए जाते हैं। 52, ठीक अंग्रेजी से 2 गुना। अंग्रेजी में 26 है और हिंदी में 52। इन 52 को अगर हम देखें कि कौन कौन से वर्ण हैं, तो जैसे अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, स्वर और व्यंजन, उसी तरह से अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन अलग अलग है। इसके अलावा संयुक्ताक्षर भी होते हैं, और नीचे बिंदी वाले 2 वर्ण होते हैं, और र और ढ। स्वर वर्ण होते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ और री। ये 13 स्वर वर्ण हो गए। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग,
इसे हम क वर्ग कहते हैं या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जो कि जीभ या होठ के मुंह के अंदरूनी भाग में स्पर्श से जिसका उच्चारण होता है। क वर्ग जो है उसमें 5 वर्ण हैं। इसी तरह से च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। उसके बाद बारी आती है अंतस्थ व्यंजन की, जो 4 है य, र, ल, व। इनको इसलिए अंतस्थ कहा जाता है क्योंकि मध्य में आते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म में होंगे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। और संयुक्त व्यंजन हो गए अक्ष, त्र, ज्ञ। ये हो गया संयुक्त व्यंजन। और इसके अलावा 2 व्यंजन और हैं। ड के नीचे बिंदी लगा के र, और ढ के नीचे बिंदी लगा के ढ। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन में एक शेष रह गया स्र। तो इस तरह से 52 वर्ण है। यहां मैं आपको बता दूं कि अक्षर और वर्ण में छोटा सा भेद है। लोग समझ लेते हैं कि अक्षर और वर्ण एक ही होता है, लेकिन एक होता नहीं। अक्षर अ प्लस क्षर की संधि से बना है। अगर अक्षर का हम संधि विच्छेद करें तो अ जोड़ क्षर, मतलब जिसका क्षर न हो, नाश न हो। अक्षर मूल ध्वनि है। जितने भी स्वर हैं उनको आप खंडित नहीं कर सकते। अमूल है। लेकिन क जब हम बोलते हैं तो क में अ भी शामिल है। क में से अगर हम अ निकाल दें तो हलंत लगाना पड़ेगा। तो ये हलंत वाला जो क है ये अक्षर है, और उसमें अगर हम अ लगा देते हैं तो वर्ण बन जाता है।
जब कोई भी अक्षर ध्वनि के रूप में रहता है तो वो अक्षर होता है, और जब उसे हम वर्णमाला का भाग बना देते हैं तो वो वर्ण हो जाता है। इसके लिए हमें उसमें अ लगाना पड़ता है। हिंदी भाषा एक और मामले में भी काफी वैज्ञानिक है। जो वर्णमाला बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई है कि जो शुरुआत में वर्ण आते हैं, सबसे शुरू में जो वर्ण आते हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है, फिर तालु से, फिर होठ से, या मूर्धा से, तो इस तरह से बनाया गया है उसे कि कंठ से शुरू हो और होठ तक उसका उच्चारण हो। उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, अलग अलग वर्णों के। जैसे अ आ कंठ से बोला जाता है, अ और आ कंठ से, ह्रस्व ई और दीर्घ ई तालु से, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ होठ से, ए और ऐ तालु से, ओ औ में दो अंगों का सहयोग होता है, कंठ का और होठ का। होठ कहिए या संस्कृत में इसे ओष्ठ भी कहते हैं। री का उच्चारण मूर्धा से होता है। री मूर्धन्य होता है। इसी तरह स्पर्श व्यंजन में भी अलग अलग स्थानों से उच्चारण होता है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ककं चता टमु तद पो। ककं चता टमु तदपो। बस 25 जो वर्ण है आगे स्पर्श व्यंजन एक फॉर्मूले में समाहित हो गए हैं। टॉबर का उच्चारण कंठ से, चौबर का उच्चारण तालु से, टॉबर का उच्चारण मूर्धा से, तौबर का उच्चारण द से और पौबर का उच्चारण होठ से। तालु और मूर्धा कहाँ कहाँ होता है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो समझ सकते हैं इस बात से कि जहां से चौ बोला जाता है, चौ वो तालु है, और जहां से टौ बोला जाता है वो मूर्धा है। आसानी से आप दोनों चौ और टौ बोल के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों कहाँ कहाँ होते हैं। फिर भी उच्चारण में दोष आ जाता है कभी कभी। बिहार के लोग ताला बेसा का उच्चारण नहीं कर पाते ठीक से, इसी तरह से बंगाल के लोग सिर्फ ताला बेसा का ही उच्चारण कर पाते हैं। पंजाब में आप जाएंगे तो संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में दोष आ जाते हैं। वहाँ हम लोग स्कूल बोलते हैं, वो स्कूल बोलते हैं, पूरा का पूरा वर्ण भूल जाते हैं।
इसी तरह से अंतस्थ जो व्यंजन है य और लव, उनका भी उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। य का उच्चारण तालु से यो, र का मूर्धा से लो, 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 ल का दांत से दंत से लो, तो लो, वो का दांत और होठ से वो नहीं, होठ नहीं, कंठ से, दांत और कंठ से। वो नहीं, होठ ही होगा, वो दांत और होठ से वो का उच्चारण किया जाता है। इसी तरह से उस व्यंजनों में तालव्य स तालु से, मूर्धन्य स मूर्धा से, दंत स दंत से, दांत से, और ह का कंठ से उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा नासिका से उच्चारण किया जाता है अंग, अंग, यो, नो, नो, टवर्गीन और टवर्गीन दोनों अलग अलग हैं। ये हो गया टवर्गीन और ये हो गया टवर्गीन। और मो, इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। यहां हम आपको बता दें कि संस्कृत और हिंदी में कुछ अंतर आ गया है। जैसे हम लिखते हैं कंगन, मतलब गौ से पहले न का उच्चारण हुआ कंगन। अब अगर हम कंगन लिख दें, कंगन को इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। अंग हो गए, यहाँ पे अंगों में हलंत लेगा, गो नो। इसी तरह से संस्कृत में व्यंजन इस तरह से लिखा जाएगा, य लगेगा आधा य, लेकिन हिंदी में हम सीधे बिंदी से काम चला लेते हैं। इस प्रकार संस्कृत से हिंदी में जो अनुनासिक है, नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण है, उनका सरलीकरण कर दिया गया है। इन वर्णों का वर्गीकरण एक और प्रकार से किया जाता है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण ऐसे वर्ण है जिनको बोलने में कम वायु निकलती है, अल्प मात्रा में वायु रिलीज होती है। अल्पप्राण में 20 वर्ण आते हैं, जिनमें सभी स्वर समाहित हैं। इसके अलावा व्यंजन
में पंचवर्ग जो है को ख ग घ से लेके और प फ ब तक, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। इसके अलावा य, रो, ल, व और रौ, घोड़ा वाला रौ, ये अल्प प्राण है। महाप्राण वैसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निकलती है, वो निस्सरित होती है और कंठ से हकार सुनाई देता है। अगर हम ख को अंग्रेजी में लिखे तो कैसे लिखते हैं? के एच। घ को कैसे लिखते हैं? जी एच। घ में ह लगा हुआ है, समाहित है, इसलिए अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो जी एच हो जाता है, के एच हो जाता है। इस प्रकार ख और घ जो है, इस तरह के जो वर्ण है, अगर अंग्रेजी की हम मदद लें, इसमें कोई बुरा नहीं है अंग्रेजी की मदद लेना, तो जिन जिन वर्णों में हम एच लगाते हैं वो महाप्राण वर्ण है। इनकी संख्या 14 है। पंचवर्ग में दूसरा और चौथा, जैसा मैंने बताया कि ख और घ, इस तरह चौवर्ग में छ और झ, टवर्ग में ठ और ढ, टवर्ग में थ और ध, और पवर्ग में फ और भ। इसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह भी महाप्राण वर्ण कहे जाते हैं। एक अन्य तरह से भी वर्गीकृत किया जाता है वर्णों को। वैयाकरणों ने एक अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण किया है, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष, इसका आधार यह है वर्गीकरण करने का कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन हो, झंकार हो, स्वरतंत्र झंकृत हो उठे, वो सघोष वर्ण है। और जिनके उच्चारण में कंपन या झंकार न हो, वो अघोष वर्ण है। सघोष वर्ण में जो पंच वर्ग है, क ख ग घ से लेके और प फ ब भ तक, उसमें पहले दो वर्णों को छोड़कर, जैसे क वर्ग में ग घ अंग, च वर्ग में ज झ य, ट वर्ग में ड ढ न, ट वर्ग में द ध न और प वर्ग में ब भ म, ये सघोष है। इसके अलावा य, र, ल, व और ह को सघोष कहा जाता है। इसी तरह अघोष वर्ण में पंचवर्ग के पहले दो वर्ण और इसके अलावा 5 दूना 10 और इसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स और स, 10 और 3 13। इनके अलावा अयोगवाह वर्ण भी होता है, जिनमें अनुस्वार और विसर्ग शामिल होता है।
इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, एक स्थान पे एकत्रित कर दिया गया है, रखा गया है। अलग अलग वर्णों, अलग अलग वर्ग के जो वर्ण हैं, तालव्य वर्ग, कंठ वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। हिंदी काफी वैज्ञानिक भाषा है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ण विचार खंड समाप्त हुआ हिंदी व्याकरण का। अगली कक्षा में हम शब्दों पर विचार करेंगे। किसी भी भाषा के व्याकरण के 3 खंड होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अगले खंड में हम शब्द विचार पर बात करेंगे कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द आते हैं, और अंत में हम बात करेंगे वाक्य विचार में उन शब्दों का वाक्यों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। जब भी आप हिंदी का पेपर देंगे, बहुत से कंपटीशंस में हिंदी अनिवार्य है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वहाँ पर हिंदी की समझ बढ़ेगी, आपके अंक बढ़ेंगे और आपकी सफलता में यह कक्षा सहायक साबित होगी। एक बार फिर से मैं इस कक्षा को समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को देखें भी। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने ये कक्षा किसी आर्थिक लाभ के लिए शुरू नहीं की है, स्वतः सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अपने मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए तो इसकी शुरुआत की ही है। साथ ही साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए भी किया है और जो भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो विनती है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसे सब्सक्राइब करें, इसे आप लोग स्वीकार करेंगे। आज की कक्षा में समाप्त करता हूँ। नमस्कार।